नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्रेमर नियम एवं व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि पे चर्चा करेंगे। ये दोनों टॉपिक साथियों बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर दोनों जगह लगते हैं टॉपिक। तो दोनों जगह हम नए पढ़कर एक जगह ही वीडियो के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज क्रेमर नियम और व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रेमर नियम सर्वप्रथम हम क्रेमर नियम के अंदर जो थ्योरी पार्ट है उस पर चर्चा करते हैं। सेक्शन ए के अंदर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि क्रेमर नियम को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्रेमर नियम को किस प्रकार से समझा सकते हैं। सारणिक का उपयोग रैखिक समीकरण निकाय के हल में किया जाता है तथा इस प्रकार हल ज्ञात करने की विधि को क्रेमर नियम कहते हैं। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम सर्वप्रथम इसका व्यापक हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं थ्योरी पार्ट पे अध्ययन करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल लेकर इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना कि दिया गया समीकरण निकाय हमारे पास कोई भी तीन रैखिक समीकरण इस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ क्रेमर नियम के अनुसार डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर इस राइट साइड के पार्ट को मैं अगर यहाँ पर विलोपन कर देता हूं तो हमारे पास जो गुणांक मैट्रिक्स ए प्राप्त होती है उसको हम सारणिक के अंदर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे x का गुणांक a11, y का गुणांक a12, z का गुणांक a13, सभी के सभी मान हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास 3/3 की एक सारणिक प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में जब हम d1 ज्ञात करते हैं, क्या है d1 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों, D1 ज्ञात करते समय यहां पे इस स्तंभ को हम ढक लेते हैं। इस स्तंभ को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। और ढकने के बाद में जो 3/3 की एक सारणिक शेष रहती है उसको हम एज टू एज उतार देंगे। लेकिन यहां पर विशेष रूप से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम D1 लिखते समय यहां पर B1, B2, B3 लिखेंगे। B1, B2 और B3 लिखेंगे। उसके बाद में क्रमिक रूप से ये Y के गुणांक और Z के गुणांक है वो लिख देंगे। ठीक उसके बाद में जब हम D2 ज्ञात करते हैं तो साथियों आपको पता है कि D2 ज्ञात करने का अर्थ आप 2 नंबर स्तंभ से लगाइए। 2 नंबर है स्तंभ से, जहां पर D2 है तो यहां पर B1, B2, B3 लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए D1 जब हमने ज्ञात किया तो B1, B2 और B3 लिखा था। जब हम D3 ज्ञात करेंगे तो तीसरे स्तंभ की जगह हम B1, B2, B3 लिखेंगे। बाकी मान यहाँ पर एज टू एज उतार देंगे। जब हम D2 ज्ञात कर रहे हैं तो इस स्तंभ को ढक देंगे और D3 ज्ञात कर रहे हैं तो इस स्तंभ को ढक देंगे। और उसके बाद में 3/3 की जो सारणिक है उसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद में हमारे पास D1, D2, D3 सभी मान ज्ञात हो जाते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, D1 के अंदर हम d का भाग लगा देंगे। और y का मान ज्ञात करने के लिए D2 के अंदर हम d का भाग लगा देंगे। और z का मान ज्ञात करने के लिए D3 के अंदर हम d का भाग लगा देंगे। उसके बाद में समीकरण निकाय की संगति होने के प्रतिबंध कुछ होते हैं। संगति होने का अर्थ या आपने साथियों संगत हल और असंगत हल का अध्ययन कक्षा 10 के अंदर किया होगा। संगत हल का अर्थ होता है कोई भी हल प्राप्त क्यों न हो, चाहे वो हल अद्वितीय हो चाहे अनंत हल हो, हल कोई न कोई अगर मिल रहा है तो उसे हम संगत हल बोलते हैं। और कोई भी हल हम ज्ञात नहीं कर सकते तो उसको हम असंगत हल बोलते हैं। तो केस फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास D ≠ 0 है तो समीकरण निकाय क्या होगा साथियों, संगत होगा एवं स्वतंत्र होता है। और इसका हल है वो अद्वितीय हल होता है साथियों। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो साथियों कंपटीशन में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि कंडीशन के अंदर ही कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन है पुटअप होता है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल प्राप्त होगा, निकाय संगत होगा और यहाँ पर स्वतंत्र भी होगा। तो x का मान हम D1 के अंदर d का भाग लगाकर ज्ञात कर लेंगे और y का मान D2 के अंदर d का भाग लगा देंगे और z का मान D3 के अंदर d का भाग लगाकर जो मान प्राप्त होता है वो हमारा हल अद्वितीय हल कहलाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स के सेकंड के अंदर जब हमारे पास d बराबर 0 प्राप्त होता है और D1, D2 और D3 ये तीनों मान भी अगर हमें 0 मिल जाए तो समीकरण निकाय संगत होगा
और इसके जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हल तो हमारे पास अनंत प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे हम संगत निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे? निकाय है वो संगत होगा साथियों। अब उसके बाद में केस नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, डी तो हमारे पास 0 है, डी तो हमारे पास क्या है? 0। लेकिन D1, D2 और D3 में से कम एक सारणी क्या हो? अशून्य हो, तो समीकरण निकाय साथियों असंगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा? असंगत होगा। अब एक मैंने यहां पर नोट भी डाला है साथियों, यदि समीकरण निकाय में दाएं पक्ष में स्थित अचर राशि शून्य हो तो समीकरण निकाय के केवल और केवल निरर्थक हल होंगे। वो निरर्थक हल क्या होंगे? x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 विद्यमान होगा। उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं साथियों। अब आपको कोई भी क्वेश्चन क्यों न दे दिया जाए, अगर आपने ये थ्योरी पार्ट क्लियर कर लिया है तो क्रेमर नियम के द्वारा हम अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 रेखिक समीकरण है। सर्वप्रथम हम d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ, इसको ढक देते हैं और उसके बाद में जो हमारे पास गुणांक मैट्रिक्स A प्राप्त होती है, गुणांक मैट्रिक्स A का अर्थ ये हुआ x के जो गुणांक है, y के जो गुणांक है और z के गुणांक है, उसको हम क्रमिक रूप से लिख देते हैं। लिखने के बाद में इसको हल करते हैं, अर्थात इसका सारणिक का मान ज्ञात करते हैं और इसकी सारणिक का मान साथियों आप खुद हल कर लेना। यहां पर मैंने हल करके लिख दिया है। इसका मान 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। उसके बाद में हम D1 ज्ञात कर लेंगे। D1 ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ, इस मान को हम ढक देते हैं, इसको हमें ढक देते हैं और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स 6, 12, 18 को लिख देंगे। उसके बाद में 2, 5, 8 को लिख देंगे। उसके बाद में 3, 6 और 9 को लिख देंगे। लिखने के बाद में D1 सारणी आ जाती है और इसका मान भी हम हल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सारणी के अंदर पर्टिकुलर कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ इक्वल आ जाते हैं तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस मान में से 2 को बाहर हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर अंदर 3, 6, 9 बचता है। यहाँ पर भी 3, 6 और 9 बचता है। तो इस प्रकार से D1 का जो मान है वो साथियों 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो पहले मैंने बताया है, D2 का मान रख लेना। D2 के मान रखने के बाद में इसको भी हल कर लेते हैं तो इसका मान भी आपको 0 यहाँ पर प्राप्त होता है। D3 का मान यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मान रखने के बाद में इसका भी सारणिक इसकी सारणिक का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारणिक से पता चलता है कि इसका मान भी हमें 0 मिल रहा है। साथियों, मैंने इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया है ताकि यहाँ पर आपको अगर कठिन से कठिन क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो आप हल कर सकते हो। पहले मैंने यहाँ पर जो विशेष प्रकार की एक कंडीशन बनती है उसी टाइप का एक एग्जाम्पल लिया है। बाकी यहाँ पर अगर ये मान हमारे पास शून्य नहीं प्राप्त होते हैं तो हमारे पास अद्वितीय हल प्राप्त हो जाता। डायरेक्ट हम ज्ञात कर लेते। x का मान ज्ञात करने के लिए D1 के अंदर हम d का भाग लगा देते, y का मान ज्ञात करने के लिए D2 के अंदर d का भाग लगा देते और z का मान ज्ञात करने के लिए D3 के अंदर d का भाग लगा देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो d बराबर 0, D1, D2, D3 बराबर भी हमें 0 मिल रहा है। तो समीकरण निकाय तो संगत होगा, लेकिन इसके हल है वो साथियों अनंत हल होंगे। क्या होंगे? हल है अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ तो हम समझ गए हैं। इसके जो आंसर है वो अनेक होने वाले हैं। वो किस प्रकार से होंगे तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, हम एक हल स्वतंत्र हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। हमने ऐसा माना है कि z का मान है वो k है, c मान सकते हैं, k मान सकते हैं, r मान सकते हैं, कुछ भी एक मान मान लो। अब उसके बाद में किन्हीं भी 2 समीकरण युग्मों में इसे रखकर x और y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो k है वो एक स्वेच्छ वास्तविक अचर राशि है साथियों। तो प्रथम 2 समीकरणों में z बराबर k रखने पर हम समीकरण कौन से भी 2 ले सकते हैं साथियों। यहाँ पर प्रथम 2 मैंने समीकरण लिए हैं। लेने के बाद में जहां पर मुझे z दिखाई दिया वहां पे मैंने k रख दिया साथियों। k रखने का फायदा ये हुआ साथियों, दोनों समीकरणों में से z है वो गायब हो चुका है, वहां पर k मिल जाएगा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मान रखने के बाद में मेरे पास ये 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं। अब 2 इक्वेशन प्राप्त होने के बाद में हम 2 रेखिक समीकरण पे हम पुनः क्रेमर रूल अगर लगाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, d तो हमने पहले लिख लिया है। यहाँ पर हम दोनों में विभेद करने के लिए d' का उपयोग करेंगे। तो d' का मान है वो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इस मान को हम ढक देते हैं। ढकने के बाद में x और y के जो गुणांक है उसको लिख ले देंगे।
x और y के गुणांक को हम लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1, 2, 4, 5 इस प्रकार से मान प्राप्त हो जाता है। इसकी सारणिक का जब हम मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है वो -3 निकल कर आएगा, क्योंकि 1 × 5 5 -4 × 2 8, अगर हम सरलीकरण करते हैं तो -3 प्राप्त होता है। उसके बाद में हम D-1 ज्ञात करेंगे। D-1 ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ x को हम ढक लेते हैं। यहाँ पर x को ढकने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे जो मान है वो 6 - 3 के 12 - 6 के इस मान को लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर y के गुणांक को लिखेंगे। तो लिखने के बाद में इसको भी हम सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करने पे हमें 3 और ब्रैकेट के अंदर 2 - k मान शेष रहता है। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार D-2 ज्ञात कर लेते हैं और इसका मान इतना प्राप्त हो जाता है। ये मान सभी प्राप्त होने के बाद में हमारा वही प्रोसेस x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे D1 डैश बट्टे के अंदर D डैश, तो इसको सरलीकरण करने पे हमें k - 2 प्राप्त होता है। y का मान ज्ञात करने के लिए D-2 बट्टा D डैश ये मान मिलता है। इसको सरलीकरण करने पे 4 - 2k मिलता है। और जबकि जो z बराबर k है वो हमने सर्वप्रथम मानकर चले हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास k का अगर मैं मान कोई भी सोचता हूँ तो यहाँ पर अनेक हल है वो हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस समीकरण निकाय के हल है वो अनंत हल होंगे, और अनंत हल कितने होंगे ये आपके सामने सभी के सभी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में हम व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि पे चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि सर्वप्रथम यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि को परिभाषित कीजिए, या व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि के अंदर हम जो अज्ञात राशियों का मान है वो कब ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकता है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुणांक मैट्रिक्स ए के प्रतिलोम ए इनवर्स की सहायता से हल स्तंभ मैट्रिक्स x बराबर a इनवर्स b। और साथियों आप भली भांति a इनवर्स से परिचित है। a इनवर्स के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। a इनवर्स का फॉर्मूला है वो ये होता है साथियों, एडजॉइंट ऑफ a बटा a का सारणिक। और a का सारणिक अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और अगर a का सारणिक अगर 0 मिल जाता है तो हम साथियों व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि के द्वारा मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए हमारे पास इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और यहाँ पर निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। और 3 हमें रैखिक समीकरण भी दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं साथियों Ax बराबर b, जहाँ पे a है वो गुणांक मैट्रिक्स है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें a दी हुई भी है, लेकिन अगर हमें a नहीं दी हुई हो तो भी हम यहाँ पर जो x, y, z के गुणांक है इनको यहाँ पर लिखकर गुणांक मैट्रिक्स A प्राप्त कर सकते हैं। जो B है हमारी, ये जो रैखिक समीकरण निकाय के अंदर राइट साइड के अंदर जो मान है उन्हीं को हम B बोलते हैं। एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में हमें प्राप्त होती है। और कैपिटल X का जो मान है वो एक स्तंभ रूप में हम यहाँ पर अज्ञात राशियों की संख्या x, y, z है, तो यहाँ पर हम x, y, z लिख देंगे। अगर यहाँ पे T1, T2, T3 है तो यहाँ पे T1, T2 और T3 लिख देंगे। और जितने की है उतने ही हम यहाँ पर मान पुटअप करते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, रैखिक समीकरण निकाय का जो मैट्रिक्स रूप है वो ये हो जाएगा Ax बराबर b। सभी के सभी मान रखे साथियों मैंने। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम A इनवर्स हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें A का सारणिक है वो नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए। तो यहाँ पर A का सारणिक भी हम निकाल के रख लेते हैं और इसका मान साथियों -2 हमें प्राप्त हो जाता है। -2 प्राप्त होने का अर्थ ये हुआ नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, तो A इनवर्स है वो विद्यमान है। A इनवर्स को हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, A इनवर्स के अंदर हम एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करते हैं और एडजॉइंट ऑफ A के अंदर हम सर्वप्रथम सहखंडों का निर्माण करेंगे। और सहखंडों का हम निर्माण किस प्रकार से करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप C11, C12, C13 ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 + 1 सम मान बन रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आएगा। 2 + 1 विषम मान बन रहा है तो यहाँ पर आगे नेगेटिव चिन्ह आएगा। अगर यहाँ पर इसका मान हल करते समय जो मान आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर पहले से कोई नेगेटिव है तो अलग बात है, अगर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर 1 + 1 का अर्थ ये हुआ सम मान हो गया, तो यहाँ पे चिन्ह पॉजिटिव आएगा।
इसके आगे नेगेटिव, यहाँ पे 3 + 1 विषम मान है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव आना चाहिए था चिन्ह, लेकिन ये तो क्वेश्चन के अंदर जब हम इसका मान ज्ञात करते हैं तो ये नेगेटिव मान बन रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये बात आप भली भांति कक्षा 12 के अंदर पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सभी के सभी मान पुटअप करने के बाद में इसका अगर हम ट्रांसपोज लगा देते हैं तो यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाने के बाद में ए का सारणिक इसका भाग लगा देंगे तो ए इनवर्स हमें ज्ञात हो जाता है। ए इनवर्स इस प्रकार से हमें मिल जाता है। ए इनवर्स यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अंदर हम पुटअप कर देंगे, कैपिटल X बराबर ए इनवर्स बी। यहाँ पर X का मान हमने पहले माना है x y z, और यहाँ पे ए इनवर्स अभी हमने ज्ञात किया है, b का मान हमें पहले दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में अंदर इतना मान शेष रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स -2 -4 और -6। यहाँ पर मैट्रिक्स के बाहर कोई भी अगर संख्यात्मक मान लिखा हुआ है तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद में सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास ये जो मान है वो 1 2 3 बचता है। तो इस यहाँ पर ये दोनों समान मैट्रिक्सेज इक्वल मैट्रिक्सेज है, तो इसकी तुलना करने पे x का मान 1 आ जाता है, y का मान 2 और z का मान 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स विधि के द्वारा कोई भी हम रैखिक समीकरण निकाय उसको हल कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने एक नोट भी डाला है साथियों, ए का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। साथ ही ए का सारणिक अगर 0 होने पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समीकरण निकाय का हल नहीं होगा, हल तो हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, x + 3y = 5, 2x + 6y = 10। अब देखिए स्टूडेंट्स ए का सारणिक जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका निकाय है वो संगत है, संगत, और इसके जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कक्षा 10 के अंदर हमने ऐसा पढ़ा है, इनके गुणकों की जब तुलना करते हैं तो 1/2, 3/6 और 5/10 सभी मान इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आने का अर्थ ये हुआ इसके जो हल है वो अनंत हल होंगे, और अनंत हल है तो इसको हम संगत हल भी बोलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो के अंदर हम रैखिक समीकरण निकाय के हल करने के जो अनेक मेथड है उन सभी पे हम विस्तार से बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।